क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जो देश के संघीय ढांचे मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को सिर्फ एक रात में एकात्मक यानी यूनिटरी बना सकता है? एक ऐसी शक्ति जो केंद्र सरकार को अचानक सर्वशक्तिशाली बना देती है और राज्यों के अधिकार बहुत सीमित कर देती है। आज हम इसी महत्वपूर्ण और परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी अध्याय पर गहराई से चर्चा करेंगे। क्वेश्चन फैक्ट्री में आपका स्वागत है। क्वेश्चन फैक्ट्री पर इंडियन पॉलिटी के सभी चैप्टर के लेक्चर करा दिया गया है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो 91226222 नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भेजें या ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज इस बेहद जरूरी विषय की गहराइयों में उतरते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपातकालीन प्रावधानों पर, जिन्हें हम इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं। बिल्कुल, और हमारे पास इस पर कई अकादमिक लेख, तुलनात्मक विश्लेषण और अध्ययन नोट्स हैं, और हमारा मिशन है इन सभी स्रोतों से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी निकालकर आपके सामने रखना। तो सबसे पहले ये आपातकाल या इमरजेंसी, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो आपातकाल एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है जिसमें देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा हो और उस खतरे से निपटने के लिए तुरंत सख्त कदम उठाने की जरूरत हो। अच्छा, और संविधान में इसका जिक्र कहाँ है? भारतीय संविधान के पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक सिर्फ इन्हीं प्रावधानों की बात की गई है। और यहीं पर मुझे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वो मशहूर बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान सामान्य समय में फेडरल रहता है, लेकिन आपातकाल के दौरान पूरी तरह से यूनिटरी बन जाता है। ये तो एक तरह से पूरा काया पलट हो गया, जैसे एक बटन दबाते ही देश का पूरा ढांचा ही बदल जाए। हाँ बिल्कुल, और ये कोई हवा में लिया गया फैसला नहीं था। हमारे संविधान निर्माता जर्मनी के वेहमार संविधान के अनुभव को देख चुके थे, जहां ऐसे प्रावधान थे, तो प्रेरणा वहां से ली, लेकिन इसे भारत की जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह ढाला गया। संविधान हमें 3 तरह के आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है। 3 तरह के? कौन कौन से? पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब नेशनल इमरजेंसी। दूसरा राज्य आपातकाल, जिसे हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो चलिए सबसे बड़े और सबसे गंभीर वाले से शुरू करते हैं, नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 के तहत आता है। इसे लगाने के लिए क्या वजहें होनी चाहिए? ये कोई छोटा मोटा फैसला तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसके लिए 3 बहुत ही ठोस आधार दिए गए हैं। पहला युद्ध यानी वॉर, ठीक है। दूसरा बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन। सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन, मुझे लगता है ये शब्द बाद में जोड़ा गया था, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये शब्द हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। अच्छा, तो फिर पहले इसकी जगह क्या था? ये तो बहुत बड़ा बदलाव लगता है। पहले इसकी जगह आंतरिक अशांति मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द का इस्तेमाल होता था। आंतरिक अशांति, ये तो बहुत वेग शब्द है, मतलब इसका तो कोई भी मतलब निकाल सकता है। वही तो, और इसका 1975 में लगे आपातकाल के दौरान दुरुपयोग हुआ भी। तो ये बदलाव उसी अनुभव की देन है? एग्जैक्टली। उसी अनुभव से सीखते हुए 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए आंतरिक अशांति जैसे अस्पष्ट शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जैसा ठोस शब्द जोड़ा गया। मतलब अब सरकार तभी आपातकाल लगा सकती है जब देश के अंदर लोग हथियारों के साथ विद्रोह पर उतर आएं, सिर्फ विरोध प्रदर्शन या आंदोलन पर नहीं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सेफगार्ड है। ये तो एक बहुत बड़ा सेफगार्ड हुआ। तो इसकी घोषणा की प्रक्रिया क्या है? क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को फोन करके कह सकते हैं कि आपातकाल लगा दीजिए? पहले ऐसा हो सकता था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। अच्छा। 44th संशोधन ने यहां भी एक मजबूत ताला लगाया है। अब राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह काफी नहीं है? नहीं, पूरी कैबिनेट को लिखित में देना होगा। ये सुनिश्चित करता है कि फैसला किसी एक व्यक्ति का ना होकर पूरी सरकार का सामूहिक फैसला हो। और एक बार घोषणा हो गई तो क्या वो हमेशा के लिए लागू हो जाती है? संसद का इसमें क्या रोल है? नहीं, यहीं पर पार्लियामेंट की भूमिका आती है। घोषणा के 1 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से इसका अनुमोदन जरूरी है।
और वो भी किसी खास बहुमत से? हाँ, साधारण बहुमत से नहीं बल्कि विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी में क्या फर्क है, ये समझना जरूरी है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों में से 50% से ज्यादा का समर्थन। ठीक है। लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी एक बहुत ऊंची दीवार है। इसका मतलब है कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और साथ ही सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 का समर्थन। मतलब इसे पास कराना काफी मुश्किल बनाया गया है। जानबूझकर, ताकि राष्ट्रीय आपातकाल जैसा बड़ा कदम हल्के में न लिया जा सके। और ये अनुमोदन कितने समय के लिए वैध रहता है? एक बार अनुमोदन मिलने के बाद ये 6 महीने तक जारी रहता है। और अगर आगे बढ़ाना हो तो हर 6 महीने में फिर से इसी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ संसदीय अनुमोदन लेना होगा। इस तरह इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, जब तक हालात सामान्य न हो जाएं। ठीक है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो देश में असल में बदलता क्या है? इसका जमीन पर क्या असर होता है, खासकर केंद्र राज्य संबंधों और हमारे मौलिक अधिकारों पर? यहीं पर वो फेडरल से यूनिटरी में बदलने वाली बात हकीकत बनती है। केंद्र राज्य संबंधों पर इसका बहुत गहरा असर होता है। जैसे केंद्र सरकार किसी भी राज्य को किसी भी मामले पर कार्यकारी निर्देश दे सकती है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। मतलब राज्यों की अपनी स्वायत्तता लगभग खत्म हो जाती है। हाँ, एक तरह से देश एक सिंगल यूनिट की तरह काम करने लगता है, जिसे केंद्र चलाता है। और लोकसभा और विधानसभाओं का क्या होता है? लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होता है, यह एक्सटेंशन 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता। अब वो हिस्सा जो हम सबको सीधे तौर पर प्रभावित करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स, उनका क्या होता है? ये सबसे संवेदनशील पहलू है, और इसे समझने के लिए संविधान में 2 इमरजेंसी स्विचेस की तरह सोच सकते हैं। अच्छा। पहला स्विच है आर्टिकल 358, जो ऑटोमेटिक है। जैसे ही युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा होती है, आर्टिकल 19 में दी गई हमारी 6 आजादियां, जैसे बोलने की आजादी, सभा करने की आजादी, कहीं भी आने जाने की आजादी, ये सब अपने आप सस्पेंड हो जाती हैं। सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं। मतलब ये खुद ब खुद हो जाता है। हाँ। और बाकी मौलिक अधिकारों का क्या? उनके लिए दूसरा स्विच है आर्टिकल 359। इसके तहत राष्ट्रपति एक अलग आदेश जारी करके दूसरे मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कोर्ट जाने के हमारे अधिकार को सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी तो 44th संशोधन ने एक बड़ा बदलाव किया था। बिल्कुल, और वो भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। उस संशोधन ने साफ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी आपातकाल में 2 अधिकार कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। कौन से 2 अधिकार? आर्टिकल 20 जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण देता है, और आर्टिकल 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब जीने का अधिकार हर हाल में बना रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। 1975 के अनुभव ने हमें यह सिखाया। बिल्कुल। तो ये था राष्ट्रीय आपातकाल। लेकिन एक और आपातकाल है जो शायद उससे कहीं ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ है, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। हाँ, प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356। ये तब लगाया जाता है जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। मतलब जब राज्यपाल को लगे या राष्ट्रपति खुद संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल पा रही है। क्या इसे पास कराना भी उतना ही मुश्किल है जितना राष्ट्रीय आपातकाल को? नहीं, और शायद यही वजह है कि इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, कैसे? इसकी घोषणा के 2 महीने के अंदर संसद से सिर्फ साधारण बहुमत, मतलब सिंपल मेजॉरिटी से अनुमोदन चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। और ये कितने समय तक लागू रह सकता है? ये अनिश्चित काल तक नहीं, बल्कि अधिकतम 3 साल तक ही लागू रह सकता है। सबसे जरूरी सवाल, प्रेसिडेंट्स रूल का आम नागरिक पर क्या असर होता है? क्या यहाँ भी हमारे मौलिक अधिकार चले जाते हैं? नहीं, और ये नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल के बीच सबसे बड़ा फर्क है। राष्ट्रपति शासन के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ता। तो फिर बदलता क्या है? राज्य की चुनी हुई सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, विधानसभा या तो सस्पेंड या डिसॉल्व कर दी जाती है, और राज्य का पूरा प्रशासन राष्ट्रपति की तरफ से राज्यपाल चलाते हैं। ठीक है। अब तीसरे और आखिरी प्रकार पर आते हैं, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 360 में है। ये सुनने में ही काफी गंभीर लगता है। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये तब लगाया जाता है जब भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो,
और इसे लागू करने की प्रक्रिया क्या है? इसकी घोषणा के भी 2 महीने के भीतर संसद के साधारण बहुमत से अनुमोदन जरूरी है। इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं? ये तो एक तरह का ब्रेक ग्लास इन केस ऑफ टोटल इकोनॉमिक कोलैप्स वाला बटन लगता है। बिल्कुल, इसके प्रभाव वाकई बहुत गंभीर हैं। केंद्र राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकता है और सबसे बड़ी बात, क्या राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों समेत सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती का आदेश दे सकते हैं। क्या जजों की सैलरी में भी कटौती? ये तो वाकई बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, राज्यों के सभी मनी बिल्स को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रिजर्व किया जा सकता है। तो क्या भारत ने कभी इस बटन को दबाया है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगाया गया। कभी नहीं? 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भी नहीं? तब भी नहीं, जो हमारे सिस्टम के रेजिलियंस को दिखाता है। ये शक्तियां इतनी ज्यादा हैं कि इनके दुरुपयोग का खतरा हमेशा बना रहता है। क्या हमारी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई भूमिका निभाती है? क्या वो सरकार से कह सकती है कि आपने ये गलत किया? बिल्कुल, और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। इस विषय में कुछ ऐतिहासिक केस हैं। जैसे? पहला, मिनर्वा मिल्स केस 1980, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को दुर्भावना मतलब मालाफाइड के आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है। मतलब ये न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में, हाँ। उस पर तो हमेशा से ही दुरुपयोग के आरोप लगते रहे। हाँ, और उसी दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए एसआर बोम्मई केस 1994 एक मील का पत्थर है। इस केस ने क्या बदला? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत कड़े दिशा निर्देश दिए, जैसे कि केंद्र सरकार को यह साबित करना होगा कि राज्य में सच में संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है और विधानसभा को संसद की मंजूरी से पहले भंग नहीं किया जा सकता। एक और केस का जिक्र बार बार आता है, एडीएम जबलपुर केस। उसे भारतीय न्यायपालिका का एक काला अध्याय क्यों माना जाता है? वो 1976 का मामला था, इमरजेंसी के दौरान। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपातकाल के दौरान आर्टिकल 21 यानी जीवन का अधिकार भी निलंबित हो सकता है। मतलब जीने का अधिकार भी छीना जा सकता है? हाँ, ये एक ऐसा फैसला था जिसे बाद में न्यायपालिका ने खुद अपनी गलतियों को सुधारते हुए पलटा, और इसी फैसले की सीधी प्रतिक्रिया थी 44वां संशोधन, जिसने आर्टिकल 21 को हमेशा के लिए नॉन सस्पेंडेबल बना दिया। ये तो हुई भारत की बात। दुनिया के दूसरे बड़े लोकतंत्र जैसे अमेरिका, ब्रिटेन या जर्मनी इन हालात से कैसे निपटते हैं? क्या उनके पास भी ऐसा ही कोई यूनिटरी स्विच है? ये तुलना बहुत दिलचस्प है। अमेरिका के संविधान में भारत की तरह कोई स्पष्ट आपातकालीन प्रावधान नहीं है। वहां शक्तियां नेशनल इमरजेंसी एक्ट 1976 जैसे कानूनों से मिलती हैं। और ब्रिटेन में? जहां लिखित संविधान ही नहीं है। वहां सिविल कंटिजेंसीज एक्ट 2004 जैसे कानून है। लेकिन जर्मनी का मॉडल सबसे अलग बताया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जर्मनी ने अपने इतिहास से, खासकर हिटलर द्वारा वेमार संविधान के दुरुपयोग से बहुत कड़ा सबक सीखा है। अच्छा। उन्होंने रक्षात्मक लोकतंत्र मतलब डिफेंसिव डेमोक्रेसी का मॉडल अपनाया है। वहां आपातकालीन शक्तियों पर बहुत सख्त सीमाएं हैं और बुनियादी अधिकारों, खासकर मानव गरिमा की हर हाल में सुरक्षा पर जोर है। तो ये एक तरह से दो अलग अलग दर्शन हैं। जर्मनी जो अपने इतिहास से डरा हुआ है, लोकतंत्र को बचाने के लिए राज्य की शक्तियों को सीमित करता है, और वहीं भारत के संविधान निर्माता जो पार्टीशन के अनुभव से गुजरे थे, देश की एकता को बचाने के लिए राज्य को अस्थायी रूप से असीमित शक्तियां देने को तैयार थे। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। यही मूल अंतर है। भारत के संस्थापकों के लिए सबसे बड़ा खतरा तानाशाही नहीं बल्कि देश का टूटना था। हमारे आपातकालीन प्राविधान इसी डर की परछाई हैं। तो जाहिर है कि इन प्रावधानों की आलोचना भी होती होगी। मुख्य आलोचनाएं क्या हैं? सबसे बड़ी आलोचना यही है कि ये भारत के संघीय चरित्र को नष्ट करते हैं, केंद्र की कार्यपालिका को सर्वशक्तिशाली बना देते हैं, और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता खत्म हो जाती है, और मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं, जो लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटे तो हम कहाँ पहुँचते हैं? इसका मतलब ये है कि आपातकालीन प्रावधान एक दोधारी तलवार है। ये हमारे संविधान का एक ऐसा पैराडॉक्स है जो देश को असाधारण संकटों से बचाने के लिए जरूरी है, लेकिन साथ ही इनके राजनीतिक दुरुपयोग का खतरा भी हमेशा बना रहता है, जैसा हमने 1975 में देखा। तो हम कह सकते हैं कि इन प्रावधानों की कहानी असल में भारत की कहानी है, एकता और स्वतंत्रता, सुरक्षा और अधिकार के बीच संतुलन खोजने की एक निरंतर कोशिश। बिल्कुल। और
44वें संशोधन और एसआर बोम्मई जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने इस संतुलन को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन सेफ्टी नेट्स ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि इन असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ वास्तविक संकट में हो, राजनीतिक फायदे के लिए नहीं। इसी के साथ आपातकालीन प्रावधानों का ये पूरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। हमने इसके हर पहलू को उसके पीछे की सोच और ऐतिहासिक संदर्भ के साथ स्रोतों के आधार पर विस्तार से समझा है। इसे बार बार दोहराएं और अपनी तैयारी को मजबूत करें। याद रखें, सही रणनीति और लगातार मेहनत ही सफलता की कुंजी है।